नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। थोड़ा हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ा था, तो अब फिर हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेन डिसीज है नी की। हम उसके बारे में थोड़ा दोबारा से बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट हमने बात करी, वो क्या होता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं। इट्स आल्सो नोन एज डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज। हम इसको डीजेनरेशन ऑफ द जॉइंट भी बोल सकते हैं। ये जो है जो टिपिकली जो है वियर एंड टीयर की वजह से होता है, और प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आप इसकी जो कार्टिलेज होती है उसका जो लॉस होता चला जाता है, उसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका हमें कोई रीजन पता नहीं होता है, द इज आर्टिकुलर डीजेनरेशन विदाउट एनी अपरेंट अंडरलाइंग कॉज। दूसरा एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइदर एन एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द फोर्स, जो कि इंजरी से हो सकता है, ट्रामा से हो सकता है, या एबनॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से हो सकता है, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। ये दो कारण हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। हमें थोड़ा और डिटेल पढ़ना है। जैसे प्राइमरी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज degeneration without any known reason. Mostly it is a degeneration due to age as well as wear and tear. ये तो हमने पहले की बात करी। सेकेंडरी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजेनरेशन ड्यू टू नॉन रीजन, जिसका हमें रीजन पता होता है, जैसे कि जॉइंट हाइपर मोबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। हम बहुत ज्यादा मूव करते हैं या इस जॉइंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम उसको जो है हो सकता है, यानी कि एथलीट्स को हो सकता है। ओबेसिटी में हो सकता है। मल पोजिशनिंग ऑफ द जॉइंट, अगर जॉइंट अब जो है बिल्कुल सही प्रकार से नहीं है, तो उसमें भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ड्यू टू प्रीवियस इंजरी, जैसे फ्रैक्चर किसी को हुआ है अलोंग आर्टिकुलर सरफेस के पास, तो वहां पर उसकी वजह से हो सकता है। मोबिलाइजेशन एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी, कंजेनिटल डिफेक्ट, मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, जो हमने बात करी। फिर हम आगे चलते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। नी पेन हो सकता है, दैट इज ग्रेजुअल इन ऑनसेट ऑफ द वर्स विद मूवमेंट, जो कि जो हम जब ये हमारे को नी में पेन होता है, जो मूवमेंट से बढ़ जाता है। नी में स्टिफनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, या हम बहुत ज्यादा बैठने पर, प्लॉन्ग सिटिंग पर हमें पेन आ सकता है नी में। हम इसका जो डायग्नोसिस कर सकते हैं वो एक्सरे से कर सकते हैं, ऑर्थोस्कोपी से कर सकते हैं, या एमआरआई से कर सकते हैं। तो इसका पूरा ये है। ये इतना हमने अभी तक पढ़ा था। आगे के बारे में हमें फिर आगे पढ़ना है कि मतलब जो भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, उसका कॉज होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर वहां पर जॉइंट की जो कार्टिलेज है, उसका अगर नरिशमेंट अच्छी प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वो जो है डीजनरेट कर जाएगा। तो डीजनरेट कर जाएगा, तो हमें उसका ब्लड सप्लाई, पहले हमें नी की ब्लड सप्लाई को देखना होगा कैसे कैसे होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नी। द इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नी कम्स फ्रॉम टू सोर्स, यानी कि दो तरीके से इसमें ब्लड सप्लाई होती है। दैट आई यूज दिस अप्रोच फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूं, कि हमें नी को जो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड आल्सो रिमेम्बरिंग द ब्लड सप्लाई अराउंड द नी। एक तो पॉप्लिटियल आर्टरी की वजह से सप्लाई होती है नी में, और एक होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी की वजह से होती है। तो एक एक करके थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको नी का जो है एक पिक्चर लिया है, आर्ट्रियल एंड वीनस सर्कुलेशन ऑफ द लेग्स का लिया है। ये आर्ट्रियल है, ये लेग ये है। तो जो हमारा जैसे एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से यहाँ पर ब्लड आता है, देन दैट इज फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से जो आपके ऊपर की तरफ देख रहे हो, इसको पॉप्लिटियल आर्टरी बोलते हैं। ये जो आपकी जो पॉप्लिटियल आर्टरी है। इसके बाद एक ये जो आर्टरी देख रहे हैं, ये आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ठीक है ना। तो बाकी भी और भी है, हमें उसकी बात नहीं कर रहे। हमें पॉप्लिटियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी की हमें बात करनी है। तो ये मैंने एक फिगर लिया है, कहाँ पर होती है वो मैंने आपको बताया है। अगर मैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी की बात कर रहा हूँ, देखो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ये वाली एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, और ये इसकी ब्रांच है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच है। ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच है इसकी। तो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। ये नी है हमारा, और नी के पास में जो है ये ब्लड सप्लाई है। ये कहाँ कहाँ ब्लड की सप्लाई करती है, पहले इसको देखें। there is a branch of the anterior tibial artery called the recurrent anterior tibial artery
विच इज क्लोज टू द टिबियल ट्यूबिकल। ये जो है जो टिबिया का जो ट्यूबिकल होता है उसके बहुत क्लोज होता है। व्हेन देयर इज ए टिबियल ट्यूबिकल फ्रैक्चर, और अगर यहाँ पर टिबियल ट्यूबिकल का फ्रैक्चर अगर हो जाता है, दिस ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी बिकम्स इंजर्ड, और ये भी जो इसका जो ब्रांच है जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ये इंजर्ड हो जाती है, एंड द पेशेंट में डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? इट अकर्स when excessive pressure build up inside the enclosed muscles space in the body and is usually result from bleeding or the swelling after injury। ये कैसे होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? जब यहाँ पे इंजरी हो जाती है यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उसको हम जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। उससे क्या होता है? इसमें क्या है? नीड टू मॉनिटर। यहाँ पे क्या हमें पता करना होता है? हमें पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, उसका पेन कैसा है, ज़्यादा इंक्रीज पेन, इंक्रीज एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट, उसको कितना एनाल्जेसिक देना चाहिए हमें ये देखते हैं, एंड इंक्रीज स्वेलिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और कितनी स्वेलिंग हुई है जिससे कि हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, हमें ये देखना होता है पेशेंट का। इन दिस इंजरी you must address the presence of tibial tubercle fracture and also address the possibility of the compartment syndrome। यहाँ पर अगर फ्रैक्चर है तो इस फ्रैक्चर को हमें ये हील होना चाहिए, ये फ्रैक्चर यहाँ पे हील होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होता है जैसे जैसे ये फ्रैक्चर हुआ ट्यूबिकल फ्रैक्चर, यहाँ पे ये ट्यूबिकल है ऊपर का एरिया, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ तो इसको जो है जोड़ के यहाँ पे इस पे स्क्रू कस दिए जाते हैं, यहाँ पे इसमें स्क्रू कस दिए जाते हैं जिससे कि वो उससे अटैच हो जाए है। अगर नहीं किया है, सर्जरी नहीं किया है, तो फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा ये आर्टरी जो है यहाँ पर ये ब्लॉक्ड हो सकती है, यहाँ पर आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, और जिससे कि आगे प्रोग्रेशन हो सकता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरा मैंने बात करी, एक हमारा होता है ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल टिबिया। एक और फ्रैक्चर हो सकता है प्रॉक्सिमल टिबिया का, व्हेन फ्रैक्चर गोज थ्रू द एंटायर टिबियल फाइसिस। ये टिबिया है आपका पूरा टिबियल, ये एंटायर टिबियल फाइसिस में अगर कोई हमारा जो है फ्रैक्चर हुआ है, द पेशेंट इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग इंजरी ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी। तो इससे क्या होता है कि इसमें रिस्क हो जाता है कि पॉप्लिटियल आर्टरी इंजर्ड हो जाती है। अब पॉप्लिटियल आर्टरी में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 उसके भाग होते हैं। जैसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं पॉप्लिटियल आर्टरी की, एक तो मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, लेटेरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी, लेटरियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी एंड मिडिल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये मैंने ये फिगर में आपको, ये जो फिगर थी अगर आप इसको दोबारा से देखोगे तो इसमें ये जो है जो जेनिकुलर आर्टरी के बारे में यहाँ पर बताया गया, जो 5 प्रकार की हैं, यह डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, ये वाली जो है इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी इसकी हम बात कर रहे हैं, या इंफीरियर लेटरियल जेनिकुलर आर्टरी इसकी बात कर रहे हैं, और ये सुपीरियर लेटरियल जेनिकुलर आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये हमारे नी को ब्लड का सप्लाई करती हैं, ठीक है ना। फिर हम एक एक बात थोड़ा सा और हम देखें, द ब्लड सप्लाई ऑफ द मीडियल एंड लेटरियल मिनिस्कस। जो आपका मिनिस्कस है, मिनिस्काई है, उसको कैसे जो ब्लड सप्लाई होता है, द मीडियल एंड लेटरियल मिनिस्कस ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। यानी मीडियल और लेटरियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी से आपको मीडियल एंड लेटरियल जो मिनिस्कस होता है उसको ब्लड की सप्लाई होती है। द मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर एंड लेटरियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी सप्लाइज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द मिनिस्कस, यानी कि जो पेरिफेरल एरिया है, जो मिनिस्कस होता है उसका जो पेरिफेरल एरिया है वहां पर ब्लड की सप्लाई होती है विद द ब्लड सप्लाई, यानी 20 to 30% ब्लड सप्लाई वहां पर होती है। दिस इज द एरिया वेयर इफ यू रिपेयर, अगर हम यहाँ पर हम रिपेयर की कोशिश करते हैं मिनिस्कस की, देन इट विल हील, तो ये अब हील हो सकती है। क्योंकि अगर हम मिनिस्कस को पूरा देखते हैं तो ओनली पेरिफेरल एरिया में ही ब्लड की सप्लाई होती है। आप नीचे देखें जो बीच का जो एरिया होता है 75% ऑफ द मिनिस्कस इज एवस्कुलर। एवस्कुलर मतलब वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो मिनिस्कल टीयर्स अगर पेरिफेरल एरिया में हुआ है तो वहां पर हम ब्लड की सप्लाई को बढ़ाकर उसको टीयर को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमें लोकेशन देखना होता है, यानी कि लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीयर कहाँ पर हुआ है उसका हमें जो है उसको देखना होता है। अगर सेंटर में कहीं टीयर हुआ है तो वहां पर हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, जो पेरिफेरल एरिया में कहीं पे इंजरी है तो वहां पर हम ठीक कर सकते हैं। द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिनिस्कस, जो इसका हॉर्न होता है जो मिनिस्कस का, इज सप्लाइड बाय द मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। वो जो है उसको मिडिल जेनिकुलर आर्टरी से वहां पर ब्लड की सप्लाई होती है। इन जनरल द मिनिस्कस इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। तो इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी से हमारा मिनिस्कस की ब्लड की सप्लाई होती है। द मीडियल एंड लेटरियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी
आल्सो सप्लाई द इंफ्रा पटेलर फैट पैड, जो पटेलर का फैट पैड होता है वहां पर, एंड द पटेलर टेंडन, और पटेलर टेंडन होता है वहां पर भी ब्लड की सप्लाई करता है। कौन? मीडियल एंड लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी जो है। द पटेलर टेंडन में रिसीव सम ब्लड सप्लाई, जो पटेलर टेंडन थोड़ा सा ब्लड सब और भी लेता है, कहां से? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, जो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आते हैं वहां से भी थोड़ी सी ब्लड की सप्लाई लेता है। द मिडिल जेनिकुलर आर्टरी गिव्स ब्लड सप्लाई टू द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो ACL होता है, और जो PCL होता है, जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, उसको कौन सप्लाई करता है ब्लड की? मिडिल जेनिकुलर आर्टरी उसको ब्लड की सप्लाई करता है। दूसरा, मिडिल जेनिकुलर आर्टरी में आल्सो सप्लाई द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस, जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है उसको भी ब्लड की सप्लाई करता है। द मीडियल एंड लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी सप्लाइज द मीडियल एंड लेटरल रेटिनुकुलम, यहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई होता है। तो मैं ये ब्लड की सप्लाई आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। द lateral superior genicular artery is at risk of being injured during lateral retinic release. The lateral superior genicular artery may be the only remaining blood supply to the patella after a medial parapatellar approach of the fat pad accession. तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि किस किस एरिया को ब्लड की सप्लाई होती है। हम नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। इन दिस इंजरी, अगर यहाँ पर इंजरी हो जाती है, यू मस्ट एड्रेस द प्रेजेंस ऑफ द टिबियल ट्यूबिकल फ्रैक्चर एंड आल्सो एड्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हमें इस फ्रैक्चर को भी देखना होता है और इसको भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम को होने से बचाना होता है। तो हम क्योंकि एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्चर है उसको कौन देखेगा? हम इस फ्रैक्चर को नहीं देखेंगे। हम अगर उसको फ्रैक्चर को हील करने के लिए, मतलब अगर फ्रैक्चर है तो हमें वहां पे कंप्रेशन देके पट्टी बांध सकते हैं, यानी कि अगर सिर्फ यानी कि जो प्लास्टर की तरह होता है वहां पे हम कर सकते हैं। तो उसके बाद जब वो प्लास्टर हो जाएगा ठीक, यानी कि 15 डेज या 21 डेज में वो ठीक हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो जो हमारा ट्रीटमेंट एक्चुअली डिफर है। फ्रैक्चर पे हम काम नहीं कर रहे हैं। फ्रैक्चर को जल्दी हील होने के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो जाए उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्चर को हम फ्रैक्चर जो है जो टिबियल जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हम उसको बिल्कुल पास लाकर, यानी कि पास कैसे लाए, सर्जरी में तो वो स्क्रू लगाते हैं उसमें, और हम सिर्फ कह सकते हैं उसको प्रेशर से पट्टी बांध के वहां पे हम दबा के रख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। फिर मैं आपको ब्लड की सप्लाई के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने एओर्टा से यहाँ से ब्लड की सप्लाई हुई, और ये आपका इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से ब्लड सप्लाई हुई। फिर मैंने आपको ये फिगर भी पहले दिखा चुका हूँ कि ये जो है इलियक आर्टरी के बाद जो है ये पूरा आपके लेग्स में जो है ब्लड की सप्लाई हुई। और ये जो मैंने जितनी भी आर्टरी आपको बताई, वो पॉपुलेटल आर्टरी है, ये फीमोरल आर्टरी, इनको सबको ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है उसके लिए मैंने ये फिगर आपको दिखाने की कोशिश की है। कि ये आपको फिगर जो है मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, तो यहाँ से आपको फिगर देख सकते हैं। इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। मुझे आना है थिंकिंग पे कि हम कैसे थिंक करें उसको, हाउ वी थिंक अबाउट द ड्राइनेस। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे जबकि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसका जो कार्टिलेज है वो क्या है, उसमें नरिशमेंट नहीं होगा और वो जो है डीजेनरेट कर जाएगी। तो डीजेनरेट के बाद वहां पे क्या होगा, ड्राइनेस आ जाएगी। द ड्राइनेस ऑफ द ज्वाइंट अकर्स ड्यू टू पुअर नरिशमेंट ऑफ द ज्वाइंट, एंड नरिशमेंट कम्स थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ऑफ द ज्वाइंट, है ना। एज फिजियोलॉजिकली वी शुड अंडरस्टैंड द कॉज वाई ब्लड इज नॉट नरिशिंग। हमें फिजियोलॉजिकली ये देखना होता है कि आपको उसमें उसका ब्लड जो है वहां पर उसको नरिश क्यों नहीं कर रहा है उस नी ज्वाइंट को, ठीक है ना। हमें ये देखना होता है। या तो एनीमिया हो सकता है, यानी मे बी ड्यू टू एनीमिक, अगर एनीमिया हो सकता है, मे बी ड्यू टू ब्लड क्लॉट, वहां पे कोई क्लॉट हो गया है उसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। मे बी ड्यू टू कंप्रेशन, कोई कंप्रेशन आ गया है वहां पर, यानी कि कोई फ्रैक्चर हो गया है उस एरिया में और उसकी वजह से कोई आर्टरी जो है वो दब गई है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। या आपको कंप्रेशन ऊपर ही हो गया है, यानी कि आपको कहाँ पे, अगर स्पाइन में भी कंप्रेशन होगा तो आपके जो ऑर्टा है वहां से जो निकल रही है वहां पे भी आपको ब्लड की सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी ड्यू टू लाइफ स्टाइल दैट कॉजेज ड्राइनेस इन द आर्टरी। आपकी जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है उसकी वजह से भी आपको आर्टरी ब्लॉकेज हो सकती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको नी में ब्लड की सप्लाई होना बंद हो सकता है। मे बी ड्यू टू फ्रैक्चर, मैं बता चुका हूँ। देयर आर सो मेनी रीजन, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो आपको नी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। हमें एक्चुअली क्या करना है, उसका अगर कॉज हमें पता लग गया तो उस कॉज का भी हमें ट्रीटमेंट साथ में करना चाहिए। अगर हमें उस कॉज का हमें पता लग गया है
तो हमें उस कॉज का भी ट्रीटमेंट साथ में करना चाहिए। मैं थोड़ा आपको डीप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नी ज्वाइंट को, नहीं तो आप कर सकते हैं जैसे जैसे अभी तक करते आए हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि उसको आप नी ज्वाइंट पे जो हम लोकल पॉइंट पे सेडेशन करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे निडिल लगा के वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकल वो इम्पल्सिस लगा के वहाँ से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर इसको थोड़ा अंदर जाएंगे आप, नी के जब अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा पता लगेगा हम क्या क्या कर सकते हैं नी के साथ। जैसे एक सर्जन कर सकता है, हम उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यहाँ पे सबको डिटेल बताया गई है। मुझे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं टीसीएम का एस्पेक्ट ले रहा हूँ, तो उसको मैं बता सकता हूँ। मगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अगर आर्टरी अलग अलग बताई गई है और उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आप सर्कुलेशन कर सकते हैं और थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग वहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। अगर कॉज को आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर ब्लड सप्लाई का कॉज को आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो परमानेंट रिलीफ आपको नहीं देगा। मैं कॉज का ट्रीटमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है कि आप अगर इस प्रकार से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। मैंने आपको ब्लड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लड के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें। लीवर स्टोर्स द ब्लड, लीवर क्या करता है, ब्लड को स्टोर करता है। हार्ट गवर्न द ब्लड, हार्ट ब्लड को कंट्रोल करता है। स्प्लीन, जिसको हम फूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड हार्ट की, ये दोनों को जब हम मिला देते हैं, दैट प्रोड्यूस द ब्लड, ये ब्लड को प्रोड्यूस करती है। और लंग्स जो है उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। तो ये हमारा ब्लड की पूरी सप्लाई में किस किस ऑर्गन का यूज हुआ। लीवर स्टोर द ब्लड, हार्ट गवर्न द ब्लड, स्प्लीन एंड हार्ट की प्रोड्यूस द ब्लड, लंग्स की ऑक्सीजनेट द ब्लड। तो ये सब मिलके किसी भी चीज को हील करने का काम करते हैं। यानी हीलिंग कहां से होती है, इससे होती है। फॉर नरिशमेंट ऑफ द ज्वाइंट मोस्टली आई प्रीफर, अगर हमें ज्वाइंट का नरिशमेंट करना है तो मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं लीवर ब्लड डेफिशिएंसी पॉइंट को। इफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द लीवर, देन सफिशिएंट ब्लड रीचेज इनटू द ज्वाइंट एंड ज्वाइंट विल बी नरिश। अगर हमारे लीवर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड होगा तो आप हमारा जो ब्लड है ज्वाइंट में भी सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंचेगा और हमारा ज्वाइंट डीजेनरेट नहीं करेगा, उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा। तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के जो पॉइंट है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। P6, SP6, liver 8, CV4, CV12, stomach 36, urinary bladder 17, urinary bladder 18, urinary bladder 20 and urinary bladder 23। इन सब पॉइंट को हम टोन करेंगे, ठीक है ना। अगर दूसरा हम कॉज मालूम करना चाह रहे हैं, इफ कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज एनीमिया, and when we should treat the cause of anemia along with local point। हमें क्या है, अगर हमें पता है कि इसको पेशेंट को एनीमिया है और वो उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज हो सकता है, तो हमें पेशेंट का एनीमिया को भी ट्रीट करना पड़ता है। इफ इट इज ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और आयरन क्या है, व्हेन देयर इज नॉट एनफ आयरन इन योर ब्लड स्ट्रीम, द रेस्ट ऑफ योर बॉडी कैन नॉट गेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट नीड्स। अगर आपकी बॉडी में आयरन पूरा नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और वो हील नहीं कर पाएगा, किसी भी कोई भी जो अंदर इंजरी है उसको हील नहीं कर पाएगा। तो वी शुड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हमें जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। और वो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वी शुड ट्रीट एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन पॉइंट। आयरन कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो और उसको एब्जॉर्प्शन को हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, हम अगर एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि वो वहाँ पर एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है, एनर्जी एक्सिस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो उसको जो है क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर जो है ये एक तरह से ब्रेन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेन होता है। उसको ये पता करना होता है कि क्या क्या मुझे एब्जॉर्ब करना है और क्या क्या मुझे एब्जॉर्ब नहीं करना है। अब वो क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जो है मिसगाइडेड हो गई है किसी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं या उसको बोल सकते हैं लीवर इज अटैकिंग ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम पूरी प्रकार से नहीं कर पा रही है और लीवर ने उस पर अटैक कर दिया है, तो वो उसको थोड़ा हेजिनेशन, यानी कि उसको जल्दी जल्दी हो जाएगा और वो कुछ चीज को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो मैंने माना कि अगर वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पॉइंट है उसके पॉइंट है स्टोमक 27, स्टोमक 29, स्टोमक 39, CV6, लीवर 3, लीवर 13, SP6, गॉल ब्लैडर 34। इन पॉइंट को मैं सिडेट करूंगा
तो वहाँ पर क्या होगा, लीवर का अटैक जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन पर हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो अपनी एब्जॉर्प्शन बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ये हम कह सकते हैं ये सीलियक डिसीज भी इसको बोल सकते हैं। तो सीलियक डिसीज में भी एक्सिस कीन स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट किया जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जो उसका काम है वो पूरा अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रही है एब्जॉर्प्शन का, तो उसको हम सीलियक डिसीज बोलते हैं और उसमें हमें एक्सिस कीन स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। दूसरा एक और रीजन है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आयरन जो है, क्योंकि इसको आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हीमोपोएटिक फैक्टर चाहिए, इसको हम हीमोपोएटिक फैक्टर बोलते हैं, यानी कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड को ये चाहिए जिससे कि वो सही प्रकार से एब्जॉर्ब हो सके। अगर बॉडी में आपका विटामिन B12 फॉलिक एसिड कम है तो आपको भी फिर अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्नोज कर पाते हैं कि हमें विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो वी शुड इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। दीज विटामिन एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ किडनी यांग, यानी किडनी की यांग एनर्जी की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमें किडनी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होगा, जो कि ट्रीटमेंट है K3, K7, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47 एंड जिंगोंग। इन पॉइंट को अगर मैं टोन करता हूं तो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और जिससे कि मेरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जो मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको संस्थान की बुक नंबर 7 को पढ़ना चाहिए, या मेरी जो बुक है हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब आपको वहां पर मिलेगा कि हम कैसे डायग्नोज कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ में आता है तो आपको मैं जो हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज की जो मैं क्लास करता हूं, जो कि लगभग 12 से 15 दिन की होती है, तो उसको आप अटेंड करेंगे तो उसको भी आपको एक एक ऑर्गन को कैसे हमें डायग्नोज करना होता है उसके बारे में आपको ज्यादा एक्सेस आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि यहाँ हम डिसीज की बात कर रहे हैं तो हमें अभी डायग्नोसिस हम नहीं बता सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आपको वहाँ पे पूरा वापस आपको जाना होगा और डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसको सीखना होगा। जो लोग कर चुके हैं उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो नहीं कर चुके हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा भी मैं नहीं कहता, थोड़ा सा आप और बुक को स्टडी करेंगे तो ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैं आता हूँ कि अगर आपकी जो आर्टरी में ब्लॉकेज है वो किसी क्लॉट के कारण है, कोई क्लॉटिंग हो गई है, क्लॉट के कारण है, तो क्लॉट का डिसॉल्व का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी से ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई क्लॉटिंग आ गई, यानी कि कोई इंजरी हुई और इंजरी के बाद वहां पर आर्टरी में क्लॉट हो गया, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसको हमें पता करने के लिए हम डीवीटी, एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस का हम टेस्ट करेंगे। डीवीटी का टेस्ट होता है जो कि हम कलर डॉपलर यहाँ पर करते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि कोई क्लॉटिंग है। तो उस क्लॉटिंग को हम दूर करेंगे। उसका ट्रीटमेंट है स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट है SP3, SP6, CV12, स्टोमक 36, UB20 एंड UB21, इनको टोन करेंगे। साथ में हमारा पॉइंट है SP9, CV9, स्टोमक 28, UB22, इसको हम सीडेट करेंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारे जो मैंने आपको बताया इसमें और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमें ब्लड का सर्कुलेशन का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा मैं आगे आपको बताऊं कि अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन का नहीं हो पा रहा ऊपर की वजह से, ऊपर से नहीं आ रहा है, यानी कि स्पाइन की वजह से नहीं आ रहा है, स्पाइन में कुछ है प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी पूरा नी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें स्पाइन का भी ट्रीटमेंट हम साथ में कर सकते हैं। नी के सर्कुलेशन के लिए हमें स्पाइन का ट्रीटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। वो जो भी आप करें, चाहे वो ऑरिकुलर से करें, चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से करें, राइट मेगा मेरिडियन पे जाकर, या कोई भी तरीका आप अपनाएं, आपको एक स्पाइन का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। अगर मैं अपने हिसाब से स्पाइन का ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप मेरे स्पाइन के ट्रीटमेंट में पूरा स्पाइन का ट्रीटमेंट बहुत बहुत डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर मुझे स्पाइन की क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी, तो आपको वहां से पता लगेगा। तो मैं कहूंगा कि ये इसके लिए नी को ट्रीट करने के लिए हमें स्पाइन का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं या कोई भी हम नी का ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कल का टॉपिक फिर हमारा नी पे ही रहेगा, जिसमें हम जो क्रैकिंग साउंड आती है, कड़कड़ की आवाजें आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।